बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा जो आज लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है वो है सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है ET213 DC मशीन्स के हवाले से। तो इससे पहले बेटा हमारे चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं वो है DC मोटर्स के हवाले से। तो पहले आपको बता दें कि मोटर क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे DC मोटर क्या होती है, फिर आगे आपको बताएंगे DC मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको बताएंगे। तो याद रखिएगा मोटर क्या होती है कि मोटर इज़ अ डिवाइस। पहली बात यह है कि एक मशीन है। द मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर इज़ कॉल्ड मोटर। तो मोटर क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। तो ऐसी मशीन जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में तब्दील करे उस मशीन को मोटर कहा जाता है। अब बात आती है कि DC मोटर क्या है। आपको पता है कि DC और AC ये दो क्वांटिटीज़ हैं करंट की, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अगर आप इसको, अब ये दोनों इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर आप इसको मोटर को DC देते हैं यानी कि डायरेक्ट करंट से आप इसको इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? DC मोटर। तो अब इस DC मोटर को डिफाइन कैसे करेंगे? द मशीन विच कन्वर्ट DC इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर इज कॉल्ड DC मोटर। तो ये है बेटा मोटर का बेसिक आपको कंसेप्ट आपको बताना था कि मोटर और जनरेटर। जनरेटर में क्या है? ये जनरेटर में बिल्कुल बेटा उल्ट होता है। तो जनरेटर में क्या होता है कि ऐसी मशीन जो कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करती है उस मशीन को हम जनरेटर बोलते हैं। तो मोटर क्या हो जाएगी? जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में तब्दील करती है, तो ऐसी मशीन को DC मोटर कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा क्योंकि ये एक दूसरे के उल्ट हैं तो इनके जो है पार्ट्स हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। पार्ट्स इनके सेम है, कंस्ट्रक्शन इनकी बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ क्या है कि इनकी वर्किंग जो है वो एक दूसरे के उल्ट होती है। तो अब हम अपना असल टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा आर्टिकल है बेटा इसका 3.1 एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एलिमेंट्री DC मोटर। तो हम जो इसके वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको बता देते हैं, फिर उसको आगे एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स एक्ट ऑन दिस कंडक्टर। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स एक्ट ऑन दिस कंडक्टर विच पुल आउट द कंडक्टर फ्रॉम मेन फील्ड। तो कहता है कि जब कोई कंडक्टर, जो ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रही है, तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट बरदार कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स जो है वो अमल करती है जो कि इसको मेन फील्ड से बाहर धकेलती है। तो अब इसी असूल को अपनाते हुए हमने DC मोटर या कोई भी मोटर जो है वो इसी असूल पे ही काम करती है। तो अब बेटा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बता देता हूं। बेटा ये जो हमारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको वर्किंग प्रिंसिपल को ऑफ एन एलिमेंट्री DC मोटर। तो आप इसमें देखें कि हमारे पास दो फिगर हैं, फिगर A एंड फिगर B। तो पहले आप फिगर A में देखें कि याद रखिएगा जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है जो कि कंसंट्रिक सर्कल की शेप में होता है। पहले भी शायद आपको बता चुका हूं कि कंसंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? ऐसे सर्कल जो जिनका सेंटर पॉइंट एक ही हो या हम मरकज दायरे। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो उस कंडक्टर के कंसंट्रिक सर्कल की शेप में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये कंसंट्रिक सर्कल जो होते हैं या तो ये क्लॉकवाइज हो सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो इन दोनों की जो पोजीशन होती है वो हम राइट हैंड ग्रिपिंग रूल की मदद से हम देख सकते हैं कि राइट हैंड ग्रिपिंग रूल में क्या होता है कि अगर आप एक कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरीके से ग्रिप करें कि आपका थंब जो है वो बाहर की जानिब हो और फिंगर जो है वो इस तरीके से इसको बेंड की हुई हो, तो उस वक्त जो थंब होगा वो कंडक्टर में से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और इस करंट की वजह से इस कंडक्टर पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी बाकी चार फिंगर्स की जो बेंडेज है उससे पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखें कि इसमें देखें कि थंब जो है वो ऊपर की जानिब है। इसका मतलब क्या है कि इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रही है वो नीचे से ऊपर की जानिब मूव कर रही है, तो इसके इर्द गिर्द बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर आप इसी चीज़ को उल्टा देते हैं
तो आप इसमें देखें कि करंट की डायरेक्शन उल्ट गई है, तो करंट की डायरेक्शन उल्ट होने से क्या होगा कि इसके इर्द बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्लॉकवाइज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप हमारे पास करंट की डायरेक्शन एक सिमत में हो तो या तो वो क्लॉकवाइज बनेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो दोनों सूरतों में क्या होगा कि इसके ऊपर एक फोर्स है वो अमल करती है। आप देखिए कि वो कैसे होती है कि ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के वजह से बनने वाला मेन फील्ड जो है वो ये लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो कि नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जा रही हैं, जिनकी ये एरो जो है आपको नजर आ रहे होंगे। अब कंडक्टर में से जब करंट आई फ्लो करते हैं तो यहां पे देखेंगे लेट आई बी द करंट passing through the कंडक्टर। सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर में ये जो सेंटर में कंडक्टर पड़ा हुआ है, ये ब्लैक कलर में आपने कर दिया है, तो ये कंडक्टर जो है इसमें से जो करंट गुजरी है वो हम सपोज करते हैं आई है, आई भी द करंट इतने एम्पेयर गुजर रही है और इस कंडक्टर की कोई ना कोई लेंथ होगी, तो एल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल से जाहिर की जा रही है। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो मैग्नेटिक फील्ड होने की सूरत में क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी होगी, तो यहाँ पे क्या है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से जाहिर करते हैं, तो बी बी द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप देखें कि जब हमारे पास करंट भी इसमें मौजूद है, करंट कंडक्टर में से करंट गुजर रही है, क्योंकि इसका असूल यही है कि करंट कैरी कंडक्टर आपके पास वो कंडक्टर होने चाहिए जिसमें से करंट गुजर रही है, तो ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। अब चूंकि लेंथ है वो कंडक्टर की कोई ना कोई लंबाई भी होगी, तो डेफिनेटली जब मेन फील्ड बन रहा है नॉर्थ टू साउथ चल रहा है तो जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मौजूद होगी, तो लिहाजा एफ बी द फोर्स इन न्यूटन। अब यहां पे क्या चीज हो रही है, एफ बी द फोर्स इन न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अब देखते हैं बेटा कि आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारे पास सेंटर में एक लाइन शो की गई है, इसको हम बोलते हैं MPA मैग्नेटिक पोलर एक्सिस, MPA मैग्नेटिक पोलर एक्सिस। तो मैग्नेटिक पोलर एक्सिस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ और साउथ को मिलाती है, सेंटर से मिलाती है इसके दरमियान से। तो यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके सेंटर में से एक लाइन ऐसी गुजर रही होगी है जिसको हम बोलते हैं MPA मैग्नेटिक पोलर एक्सिस। तो अब यहाँ पे वो कंडक्टर चूंकि सेंटर में पड़ा हुआ है तो इसलिए ये जो कंडक्टर पड़ा हुआ है ये MPA से ही गुजर रहा है, यानी कि उसी लाइन के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो अब अगर आप इस देखें कि इस MPA का एक पोर्शन ऊपर की जानिब है, एक पोर्शन नीचे की जानिब है। अब ऊपर भी हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो कि नॉर्थ टू साउथ चल रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट के गुजरने से इसके इर्द गिर्द कंसंट्रिक सर्कल की शेप में प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप जरा इसके ऊपर गौर करें कि दोनों की मतलब ये जो एरो लगे हुए हैं, ये वाले ये एरो बेटे नजर आ रहे होंगे आपको, तो ये एरो जो है ये कौन से हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के हैं, और ये एरो क्या है जो कि मेन फील्ड के बन रहे हैं नॉर्थ टू साउथ। आप यहाँ पे देखें कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, जबकि इस पोलर एक्सिस के नीचे नीचे देखें कि यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास कंसंट्रिक सर्कल की शेप में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये क्या है, ये मेन फील्ड की है। अब यहाँ पे देखें कि ऊपर क्या है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे नीचे की जानिब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। तो अब इस पोलर एक्सिस नीचे क्या होगा कि ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज कर देंगे, यानी कि मेन फील्ड वीक हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, सेम डायरेक्शन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडक्टर जो है वो 90 डिग्री पे नीचे को मूव कर जाएगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस कंडक्टर को मेन फील्ड से बाहर धकेलेगी, लेकिन होगी क्या, इसके अमूदन। तो लिहाजा यहाँ पे जो फोर्स पैदा हुई है जिसने इस कंडक्टर को मूव कराया है वो इसको 90 डिग्री पे लेकर आएगा नीचे की जानिब। अब ये जो फिगर बी में है, फिगर बी के उसको उल्टा बना दिया है, यानी कि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेन फील्ड तो वही है नॉर्थ टू साउथ चल रहा है,
लेकिन कंडक्टर के इर्द गिर्द बनने वाला जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था वो इसकी डायरेक्शन उल्टा आ रहा है। तो आप इसमें देखें कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज की सूरत में ये क्या है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जबकि ये जो है वो मेन फील्ड को। सेम नीचे क्या हो गया, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये मेन फील्ड ही। दिस इज योर एमपीए, मैग्नेटिक पोलर एक्सिस। सेम इस फिगर में भी हमने ये किया है कि इस कंडक्टर के दो हिस्से कर लिए मैग्नेटिक पोलर एक्सिस से, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब। यही फेनोमेना जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि इस कंडक्टर के नीचे वाले हिस्से में दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, जबकि अपोजिट डायरेक्शन पे ऊपर की जानिब क्या होगा कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। अपोजिट डायरेक्शन होने की सूरत में क्या होगा, ये दोनों फ्लक्सेस एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज कर देंगे। तो डीमैग्नेटाइज करने से क्या होगा कि ये कंडक्टर जो है वो 90 डिग्री पे ऊपर की जानिब मूव कर देगा। तो यहाँ पे बेटा ये फोर्स जो है इस सूरत में भी अमल करेगी। अब देखना ये है कि ये फोर्स होगी कितनी, तो हम इसके लिए जो फार्मूला है वो है F = BIL, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू करंट इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये इसके बराबर आ जाएगी न्यूटन। तो ये याद रखिएगा, तो जो किसी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अमल करेगी वो किसके बराबर जाएगी, BIL, न्यूटन पे। अब ये उस सूरत में होगी जिस वक्त कंडक्टर आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर आप इसी कंडक्टर की आप एक कॉइल बना देते हैं, पहली तो बात यह है कि यहाँ पे एक कंडक्टर इस तरह स्ट्रेट पड़ा हुआ है, इसमें केस में भी ऐसे ही है, इस केस में भी ऐसे है, तो फिर तो ये फोर्स जो है वो 90 डिग्री पे इसको रोटेट करा देगी, ऐसे यानी कि मूव करा देगी। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे जिस वक्त हमारे पास एक कॉइल बना देते हैं, तो कॉइल को जिस वक्त यहाँ पे रखेंगे तो इसके ऊपर इसी जो फोर्स आएगी वो इस कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे घुमा देगी। तो यही कॉइल जो है वो एक चक्कर की सूरत में घूमना शुरू कर देती है, और इसी की वजह से मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को, अब चूंकि यहाँ पे हमने बेटा इलेक्ट्रिकल पावर दी थी, कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल पावर गुजारी है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टर जो है वो रोटेशन में आ गया है, रोटेटर मैकेनिकल पावर उसमें से आने शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन बेटा अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं। तो बेटा आप इस आर्टिकल को अच्छी तरह पढ़ें और ज़हन नशीन करें और अपने फेयर कॉपी के ऊपर लिख लें, और अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ ना आया तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, और किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।